तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी डिबेट्स में आपने तो सुना होगा कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो आज भारत एक और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता। वहीं दूसरी जगह कांग्रेस का कहना है कि ये सारी चीज़ें कर कर नेहरू के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि उनके हिसाब से पॉलिटिक्स की जा सके। वहीं टीचर्स भी बहुत सारे भारत के जो फेमस टीचर हैं वो भी नेहरू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। क्या सच्चाई है इस वीडियो में सही से कवर करेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं सबसे पहले कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने कैसे। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद भारत के लोगों को एहसास हो गया था कि अब हमें आज़ादी फाइनली मिल जाएगी और भारत अपने हिसाब से चलेगा। और वहीं दूसरी जगह एक कांग्रेस प्रेसिडेंसी के इलेक्शन होने थे जहां पर कांग्रेस की 15 समितियां बुलाई गई थी, 15 कमेटीज़ बुलाई गई थी। अब समिति बुलाने से पहले जब गांधी जी से पूछा गया कि आप किसको लीडर के रूप में देखना चाहते हैं तो उन्होंने साफ अपनी पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता दी। महात्मा गांधी को लगता था कि ऐसा करने से लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 कमेटी आई जिनमें से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना और 3 ने एब्सटेन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई इसमें। लेकिन जब ये बात महात्मा गांधी ने नेहरू से बताई तो नेहरू ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं सेकंड पोजीशन लीड नहीं करूंगा। उसके बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से सीट खाली करने को कहा और सरदार पटेल ने सीट खाली कर दी और नेहरू ऐसे बन गए। पहली बात ये, वो भारत के उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कांग्रेस प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बने थे। ये बात बीजेपी कोर्ट गलत करती है, आगे समझाएंगे हम इस चीज़ को। ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, तो हमारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने ट्राइब्स के नाम पर वहाँ पर आतंकी घुसा दिए थे और वो लोग हमारे भारत के काफ़ी हिस्से में घुस गए थे, जिसको आज हम लोग बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। नेहरू ने बिना सरदार पटेल के और नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइस के बिना ही ये यूएनओ में चले गए और एलओसी वहीं से निर्धारित। 1947 में हैदराबाद बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और निज़ाम उसको कंट्रोल करते थे। जब निज़ाम से बोला गया भारत से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। नेहरू ने फिर से यूएनओ के इंटरवेंशन से इस चीज़ को सही करना चाहा, लेकिन सरदार पटेल इसके खिलाफ जाकर वहाँ पर पुलिस की ड्रेस में आर्मी घुसा दी और हैदराबाद के निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। इस तरह हैदराबाद भारत में मिल गया। उसी वक्त बलूचिस्तान के जो प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे वो भी भारत में मिलना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इस चीज़ को इनकार कर दिया और बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया। जिस पोर्ट को आज ग्वादर पोर्ट से नाम से जाना जाता है, वो पोर्ट 1947 में भारत को दिया जा रहा था क्योंकि वो पोर्ट ओमान के राजा के अंडर में था, लेकिन इस पोर्ट को नेहरू ने लेने से मना कर दिया था। मणिपुर के 11,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह बिना किसी से पूछे हुए उन्होंने उठाकर म्यांमार को दे दी और एक कोको आइलैंड जिस पे आज चाइना घात लगा कर बैठा है म्यांमार को दे दिया। अब एक इंटरव्यू में प्रणब मुखर्जी ने बताया कि 1950 में जब नेपाल के राजा ने भारत से मिलने की इच्छा जताई, उस चीज़ को भी नेहरू ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हम भारत में नहीं मिलने देंगे। इसको हम सबसे बड़ी गलती के रूप में देख सकते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, उसके बाद जो देश जीते थे उन्होंने यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप ले रखी थी और यूएनओ के परमानेंट सदस्य थे, और जो देश हारे थे उनको नहीं मिली थी। तभी उन 4 देश एग्री हुए जो उस वक्त के परमानेंट मेंबर थे। उन्होंने कहा कि यूएनएससी की परमानेंट सीट भारत को मिलनी चाहिए, लेकिन नेहरू ने बिना किसी इंपॉर्टेंस जाने हुए उठाकर ये सीट चाइना को दे दी। ये भारत के लिए एकदम नाइटमेयर था, क्योंकि यूएनएससी की अगर परमानेंट सीट भारत के पास होती तो चाइना की जगह आज हम लोग के पास ज़्यादा पावर होती, और चाइना जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग यूएनओ में अच्छे से आवाज़ उठा पाते और कार्रवाई कर पाते। नेहरू ने सीट देने के बाद चाइना से पंचशील सिद्धांत पर साइन कर लिया और चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिलेशन चालू कर दिया। लेकिन कुछ साल के बाद चाइना ने अपना रियल रुख दिखाया। चाइना ने सबसे पहले तो तिब्बत पर आक्रमण कर मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। तो नेहरू से पूछा गया कि मानसरोवर तो हमारा है, उस पर क्यों नहीं किया जा सके कार्रवाई। तो नेहरू ने बताया कि कैलाश और मानसरोवर पे कोई घास फूस नहीं होती, वो बंजर है, बेकार है। यह कहकर उन्होंने इश्यूज़ बना दिए और उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि चाइना भारत के बॉर्डर में घुस चुका है, लेकिन नेहरू भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर 1962 के बाद जब चाइना ने वॉर डिक्लेयर करके हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, तब जाके नेहरू को एहसास हुआ कि हाँ, चाइना ने वाकई में दोगलापन का काम किया है और चाइना नेहरू के पंचशील सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई की धज्जियाँ उड़ गईं।
उस वक्त नेहरू ऑल इंडिया रेडियो पर आकर ऑलमोस्ट रोने लगे और अपना दुख जताने लगे। लेकिन उस वक्त के बारे में बता दें कि उस वक्त भी चाइना बहुत गरीब देश हुआ करता था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतना गरीब हुआ करता था। और हमारे पास ज़्यादा अच्छी एयरफोर्स थी चाइना के कंपैरिजन में। लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो नेहरू के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उनकी भी बहुत सारी लापरवाही रही थी जिसकी वजह से हम लोग इंडो चाइना वॉर हार गए। लेकिन इनमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सैनिक उस वक्त भी बिना अच्छे लीडरशिप के भी वो बहुत अच्छे से लड़े। तो दोस्तों ये तो स्टोरी हो गई जो लोग नेहरू को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। इस स्टोरी को तोड़ मरोड़ के इस तरह दिखाया जा सकता है, लेकिन रियल स्टोरी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में रियल स्टोरी क्या थी। जब 1947 में कांग्रेस प्रेसिडेंसी के इलेक्शन हुए तो नेहरू को महात्मा गांधी ने इसलिए चुना क्योंकि नेहरू उस वक्त युवा थे और उनकी इंटरनेशनल पकड़ बहुत अच्छी थी, उनके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे। इस वजह से जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि इंटरव्यू में कि आपने सरदार पटेल की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों चुना, तो महात्मा गांधी ने साफ कह दिया कि नेहरू की इंटरनेशनली पकड़ बहुत अच्छी है और नेहरू युवा हैं, इस वजह से उनको प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन अब वहीं पर कुछ लोग कोट करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हमारा कश्मीर ना जाता। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, पहली बार इलेक्शन 1951 में हुए और तब प्रधानमंत्री नेहरू बने, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास 1950 में ही हो गया था। अब आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 1950 में गुजरे हुए इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो वाकई में भारत का नक्शा कुछ आज अलग होता। और जो बाकी ऑफ़र म्यांमार, नेपाल और ग्वादर पोर्ट और बहुत सारे लोगों को इसलिए नेहरू नहीं जोड़ना चाह रहे थे क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थे और ना ही हम इतने ज़्यादा खर्चे बियर कर सकते थे। इस वजह से नेहरू ने वो सारे ऑफ़र्स ठुकरा दिए। बात रही यूएनओ सीट की, तो उस वक्त नेहरू का कहना था कि अगर हम लोग यूएनओ की सीट चाइना को दे दें और चाइना से अच्छे रिलेशन रखें तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसी वक्त अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ दुश्मन बन जाते तो नेहरू के लिए ये गलत साबित होता। लेकिन नेहरू इसमें गलत थे। लेकिन यूएनओ के लिए उस वक्त फंड जाता था, वो फंड हम लोग बिल्कुल नहीं बियर कर सकते थे, इस वजह से नेहरू ने यूएनओ की सीट चाइना को दी। दोस्तों आपको बता दें कि जो अमेरिका है वो चलता है पूंजीवाद पे यानी कि कैपिटलिस्ट में, और रशिया चलता है कम्युनिस्ट पे यानी कि साम्यवाद। और उन दोनों के बीच टसल चल रही थी। उस वक्त कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर आने वाला था और अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई थी सुपर पावर की। नेहरू ने नॉन अलायंस मूवमेंट चालू किया कि नेहरू ने ना कम्युनिस्ट अपनाया, ना कैपिटलिस्ट और ना ही सोशलिज्म। उन्होंने सारी नीतियों को मिक्स कर और मिक्स इकोनॉमी बनाया। तो 1947 में आज़ादी के बाद भारत की हालत बहुत ख़राब कर दी थी। अंग्रेज़ों ने भारत से सारी संपदा लूट गए थे और भारत के किसानों के पास भी कुछ नहीं था। हमारे यहाँ मरता किसान और ना ही हमारे पास फंड था, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। उस वक्त नेहरू ने अपनी सूझबूझ से सारी चीज़ें को सही से मैनेज किया और उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए और डैम्स को उन्होंने टेम्पल्स ऑफ इंडिया का नाम दिया। और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने IIMS, एम्स और IIT की स्थापना की। तो बता दें आपको 1958 और 1959 के आसपास ये सारी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो सोचो इतने साल पहले इन इंस्टीट्यूट की स्थापना कोई एक विजनरी इंसान ही कर सकता है, जिनकी इम्पोर्टेंस आज हम लोग को पता चलती है। आज इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं और पूरी दुनिया में ही इन सब इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छे से मांग है। और दोस्तों बता दें उस वक्त नेहरू ने इसरो, DRDO, भारत, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और बहुत सारी कंपनियां उस वक्त नेहरू ने स्थापित की ताकि इंडिया कैपिटलिस्ट की राह पर भी थोड़ा सा चल सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम हमारे भारत के पास अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट और बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं मौजूद हैं और पूरी दुनिया का सपोर्ट है। लेकिन उस वक्त भारत के पास बहुत कम देशों का सपोर्ट था और हमारे पास इतने अच्छे सिविल सर्वेंट और बाकी सारे मैनेजमेंट नहीं था। उसके बावजूद नेहरू ने ये सारी चीज़ों की स्थापना की और देश को आगे तक लाए। आपको बता दें कि विदेश नीति साल 2 साल में नहीं बनती है, काफ़ी समय से लगता है, काफ़ी समय लगता है, 30-40 साल लगते हैं किसी विदेश नीति को बनने में। तो नेहरू ने उस वक्त एक नींव डाल दी थी विदेश नीति की, जो प्रेजेंट टाइम भारत के बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। तो दोस्तों हम कंक्लूज़न ये निकालते हैं कि नेहरू को सीधे खारिज कर देना या फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों को खारिज कर देना, ये कहीं की समझदारी नहीं नज़र आती।